हाय गाइस, तो आज हम पार्ट थर्ड शुरू करते हैं साइकोलॉजी का। स्वनियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं। स्वनियंत्रण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। इसमें होता है स्वनियंत्रण में आप अपने आप के व्यवहार को देखकर निरीक्षण करना। स्वनिर्देशन होता है कि व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और स्व पुनर्मलन होता है, इसमें नकारात्मक या सकारात्मक पुनर्मलन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। अब आता है क्रिया प्रसूत का अधिगम का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का अधिगम का सिद्धांत जो है ये B.F. स्किनर का है और ये USA के हैं B.F. स्किनर। इन्होंने चूहे और कबूतर पे इसका प्रयोग किया है। स्किनर का मत है यदि एक प्रकार अनुक्रिया को पुनर्बलन प्रदान कर दिया जाए तो बलवती हो जाती है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। अध्यापक छात्रों के वांछित पुनर्बलनों को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलन दे तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। RS का सिद्धांत, इसके उपनाम है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, इसके उपनाम है RS का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर ने दिया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन नॉर्मन ए क्राउन ने किया। मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन थॉमस एवं गिलबर्ट ने किया। पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये पावलाव ने दिया जो कि रूस के निवासी हैं और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलाव ने अनुकूलन के पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और स्वाभाविक अनुक्रिया है लार। स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, अनुकूल के पूर्व, और स्वाभाविक अनुक्रिया है लार। सेकंड है अनुकूलन के दौरान। अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। अनुकूलन के बाद स्वाभाविक उद्दीपक घंटी, अस्वाभाविक अनुक्रिया है लार। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। और इस पावलाव अनुक्रिया के सिद्धांत के उपनाम है शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का संबंध, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये मैक्स वर्दीमर के प्रतिपादक हैं और प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। प्रयोग किया है इन्होंने चिंपैंजी और वनमानस सुल्तान पर। ये प्रयोगकर्ता है इनके कॉफ का। और सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसके शैक्षिक महत्व है समस्या समाधान आधारित शिक्षा में स्वयं खोज करके सीखने में, और इससे छात्र तत्पर होते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत, ये स्विट्जरलैंड के और इन्हें बारबेल इनहेल्डर सहयोगी हैं। इनके विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। फर्स्ट है संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें इंद्रिय जनित अवस्था भी कह सकते हैं इसे। जब वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। पूर्व
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था ही उम्र 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, जिसमें शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। अक्षर अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, ये सब आते हैं। और बालक का तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं रहता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। ये वैचारिक अवस्था भी कहती है और चिंतन की तैयारी का काल भी कहा जा सकता है। इसमें बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष बताने में योग्य हो जाता है। इसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जा सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 12 से 5 वर्ष की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 5 वर्ष की होती है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना जैसी चीज़ों का विकास होता है। जीन पियाजे का सिद्धांत इसका योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बताया है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बताया है। अधिगम स्थानांतरण ये प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में होता है धनात्मक अनुकूलन, जब स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है, और नकारात्मक होता है सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। शून्य होता है जो सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है। अधिगम के वक्र हैं सरल रेखीय वक्र। ये अधिगम का वक्र क्या होता है, हम उसे कह सकते हैं जो सीखने में कम अधिक शून्य को प्रदर्शित करता है। सरल रेखीय में होता है इसमें गति होती है एक समान होती है और इसे सरल रेखीय बोलते हैं। इसमें उन्नतोदर वक्र में होता है सीखने की गति तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे मंद होती है। नतोदर में सीखने की गति मंद हो जाती है, बाद में धीरे धीरे हो जाती है। और मिश्रित में होता है उन्नतोदर व नतोदर का मिला जुला रूप। अधिगम का पठार, जब सीखने की गति रुक जाती है, न तो उन्नति होती न अवनति होती, इसे अधिगम का पठार कहते हैं। गुथरी ने प्रतिपादन का सिद्धांत दिया। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया। मिलर ने सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत दिया। जयरोम ने संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत दिए। अब तीसरी इकाई थर्ड यूनिट आती है। इसमें बाल विकास को लिया गया है, यानी कि अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में क्या होता है, ऊंचाई का बढ़ना, शरीर अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये अभिवृद्धि बोलते हैं इस चीज़ को। फ्रक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ये फ्रक ने कहा है। हॉर्लॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, जबकि इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। अभिवृद्धि और विकास ये एक दूसरे, इन दोनों में अंतर बताया गया है। निश्चित समय के बाद रुक जाती है अभिवृद्धि और विकास चलता रहता है। शरीर के संबंध, शरीर किसी अंग अथवा उप अंगों में परिवर्तन होता है और समस्या समग्र का बोधक होता है। विकास में समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक होता है, और अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। विकास में समानता होती है, लेकिन इसकी दर सीमा में अंतर होता है। मात्रात्मक प्रत्यक्ष व ब्राह्मा होती है अभिवृद्धि, और विकास होता है अप्रत्यक्ष, आंतरिक होता है और गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है और विकास को अनुभव किया जा सकता है। अभिवृद्धि के सिद्धांत हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास का क्रम सिद्धांत दिया गया है। इसमें भ्रूण का बनना और फिर जन्म लेना, फिर चलना फिरना, बोलना। विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। एकीकरण का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास आते हैं। परस्पर संबंध के सिद्धांत में सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रिया का सिद्धांत,
समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान ये मॉडल है। परिमार्जित का सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत। अवशेषावस्था है जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था में 2 अवस्था आती है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व में होती है 6 से 9 वर्ष तक और उत्तर में होता है 10 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था में भी 2 अवस्थाएं, पूर्व और उत्तर। इसमें 13 से 16 तक पूर्व है और उत्तर है। उत्तर किशोरावस्था है 16 वर्ष तक, 16 से 18 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था है। शैशवावस्था में क्या होता है, जन्म के पश्चात ही प्रारंभ होती है तथा 5-6 वर्ष की आयु तक चलती है। शैशवावस्था के ये कथन है जो कि दिए गए हैं। अब शैशवावस्था की ये विशेषताएं, क्या विशेषताएं। शैशवावस्था की दूसरों पर निर्भर रहता है, कल्पना की सजीवता होती है, सीखने का आदर्श काल है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संवेगों का प्रदर्शन, आत्म प्रेम या व स्वमोह की भावना, नैतिक गुणों का अभाव, काम शक्ति का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, ये सब शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था होती है 5 से 6 और से 12 वर्ष तक। तो इसमें 5 से 6 से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है ये बाल्यावस्था। इसमें विकास की गति मंद हो जाती है। इसमें मंद होना भी आवश्यक होता है क्योंकि मंद गति के कारण इससे विकास में मजबूती आती है। बाल्यावस्था में संबंधित महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं जो कि इन लोगों ने दिए हैं। कॉल, रॉस, स्ट्राइकल, पैट्रिक, ब्लेयर, जॉन सिम्पसन्स। जैसे कि बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। ये ब्लेयर जॉन सिम्पसन्स ने दिया है। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें क्या क्या विशेषता होती हैं कि ये मानसिक विकास में स्थिरता होती है, वास्तविक जगत से संबंधित होता है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, समूह भावना का विकास होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, रुचियों में परिवर्तन काल होता है, सामूहिक खेलों में रुचि होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। ये सब बाल्यावस्था में। किशोरावस्था 3 से 12 वर्ष तक है। तूफान की अवस्था इसे हॉल ने कहा और कठिन काल इसे कहा किलपैट्रिक ने। जीवन का बसंत काल कहा टीन एच ने। और ये एक बहुत सुंदर अवस्था है। रॉस ने कहा किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वलन काल है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं हैं शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, बिग एंड हंट ने कहा ये। स्थिर एवं समायोजन का अभाव, ये रॉस ने कहा है। ईश्वर व धर्म में स्थिर विश्वास होता है। काम शक्ति में परिपक्वता आती है। व्यवसाय चयन की चिंता होती है। समाज सेवा की भावना होती है। रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आती है। विकास के प्रकार हो गए। अब ये शारीरिक विकास, इसमें क्या है कि शारीरिक विकास का अभिप्राय शरीर के अंगों के विकास के आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक कार्य कुशलता है विकास के कार्यों में। अब इसमें आता है शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो कि भार से होता है। शारीरिक विकास लंबाई से, सिर के आकार व मस्तिष्क का भाव होता है। दांतों में भी विकास होता है, हड्डियों में भी होता है, अन्य अंगों में भी होता है, टांगों में भी होता है। 1.5 गुनी भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं। और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, ये बाल्यावस्था में किस में होता है, भार में भी, ऊंचाई में भी। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार बढ़ जाता है, दांत भी बढ़ते हैं, हड्डियां, अन्य अंग भी बढ़ने लग जाते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक अवस्था, भार और ऊंचाई बढ़ती है, सिर का आकार, मस्तिष्क का भार बढ़ता है, दांत, हड्डियां और अन्य अंग बढ़ते हैं। मानसिक विकास, मानसिक विकास में क्या होता है, मानसिक विकास में का अभिप्राय है मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि होना और उसे नवीन परिस्थितियों में काम लाने की योग्यता में विकसित होने से मानव विकास कहा जाता है। ये जन्म के समय प्रथम सप्ताह जॉन लॉक के अनुसार बताया गया है, या आप पढ़ सकते हैं। पहले महीने, दूसरे, तीसरे, 7वें, 5वें, 1, 2, 3, 4, 5 में क्या क्या होता है। ठीक है। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास 5 से 6 को 12 वर्ष तक। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अब इसमें दिया गया है
मानसिक विकास, किशोरावस्थाएं, यानी कि तर्क शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति का विकास, रुचियों की विविधता और बुद्धि का अधिगम विकास, ये मानसिक विकास होता है किशोरावस्था में। अब हार्मोन के द्वारा 15 वर्ष तक होते हैं, जॉन्स व कोमार्ड 16 वर्ष तक होते हैं, स्पीयरमैन 14 से 15 वर्ष तक होता है। ये इन सब के बताया गया है इन सब के द्वारा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो विद्यालय, वातावरण, वंशानुक्रम, परिवार, सामाजिक स्थिति, शिक्षक, शारीरिक स्वस्थता, समाज का व्यवहार, ये सब बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सामाजिक विकास, इसमें भी यही दिया गया है, सामाजिक संबंधों से परिपक्वता प्राप्त होती है। सामाजिक विकास से अभिप्राय ये सब 3, 4, 5 वर्ष 4 वर्ष तक दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था का बालक अपने विद्यालय, परिवार, आसपास के पड़ोसियों के बारे में कोई गोपनीय बात का पता करना चाहता है और उसे सबके सामने ये बताकर अपने आप को गौरवित महसूस करता है। बाल्यावस्था में किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में व कार्यों में असफलता के कारण सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। संवेगात्मक विकास, ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि अंदर से गति करना या उत्तेजित होना, ये संवेगात्मक कहलाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, बुरे संवेग यानी कि निंदनीय संवेग, अच्छे संवेग, अनिंदनीय संवेग। अच्छे तो होते हैं प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया। बुरे होते हैं क्रोध, घृणा, ये सब। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेग स्पष्ट व निश्चित होते हैं। टोली या समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बाधित संवेग आ जाते हैं जब वो टोली में रहते हैं बच्चे। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती हैं, संवेग के उत्पन्न होने की परिपक्व परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। अब ये यूनिट आ गई 4, इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट आता है, यानी कि स्थूलकाय, ये 4 प्रकार के होते हैं जो कि क्रेशमर के अनुसार बताया गया है। ये स्थूलकाय, ये नाट्य व्यक्ति होते हैं जो पिकनिक कहते हैं इनको। सुडौलकाय खिलाड़ी व्यक्ति होते हैं, इन्हें एथलेटिक कहते हैं। क्षीणकाय दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, इन्हें एस्थेनिक बोलते हैं। और मिश्रित काय मिले जुले होते हैं, इन्हें डिस्प्लास्टिक बोला जाता है। गोलाकार को एरोमॉर्फिक, यानी कि शारीरिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य फुर्तीला होता है। और आयताकार के मीसोमॉर्फिक और लंबाकार एक्टोमॉर्फिक, ये शक्तिहीन होते हैं। विसेरोटॉनिक, ये स्वभाव के आधार पर शेल्डन द्वारा बताए गए स्वभाव का वर्गीकरण। विसेरोटॉनिक, सोमेटोटॉनिक, सेरेब्रोटॉनिक, ये सारे स्वभाव का वर्गीकरण दिया गया है। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं, काले पित्त वाले जो होते हैं, और पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले, संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु कमजोर होते हैं। समाजशास्त्री के आधार पर वर्गीकरण, ये स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का 6 भागों में वर्गीकरण किया है। सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रवृत्ति वाले, सौंदर्य कलात्मक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक और धार्मिक प्रवृत्ति वाले। जुंग के अनुसार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी, ये 3 प्रकार बताए हैं। भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण 3 प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। रजोगुणी कर्म में विश्वास रखते हैं, तमोगुणी सुख प्राप्ति, लालसी प्रवृत्ति वाला होता है, और सतोगुणी ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाला होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से इनका वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। अब है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया। इसमें चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन आते हैं। चेतन मन में मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, और अचेतन में कटु और दुखद बातें आती हैं, और अर्धचेतन में याद की हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकलाना बातें अर्धचेतन में को प्रदर्शित करती हैं। अब आते हैं, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि इदम यानी कि इड,
अहम ईगो और सुपर ईगो परम अहम आशीर्वादी सिद्धांत पर आधारित है। परम अहम और वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है चेतन मन। सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जीवन मृत्यु। मोहन यानी कि नार्सिसिज्म, एक बालक की कहानी द्वारा समझना। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं और लड़की अपनी माँ से। लिबिडो होता है प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। शैशव कामुकता से की बात पर सिगमंड फ्राइड व उनके शिष्य युग या युग के मध्य मतभेद हो जाते हैं।